गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं नाता प्रथा पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक है नाता प्रथा, यानी कि आज हम कुछ प्रथा पर, नाता प्रथा पर बात करेंगे। अगर हम प्रथाओं की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो हमारे समाज में आपने कई ऐसी परंपराएं देखी होंगी, सुनी होंगी, या कई सारे ऐसे प्रथाओं से आप गुजरे होंगे, सुना होगा आपने भी। कुछ परंपराएं, कुछ प्रथाएं ऐसी है जो समाज में एक अच्छा मैसेज देता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी कुप्रथाएं भी हैं जिनको प्रथा बोलकर आज भी इसको चलाया जा रहा है। जैसे कि अगर अभी के समय में आप देख ले तो एक कुप्रथा, या आप अपने समाज में कह सकते हैं कि वो एक श्राप है, जैसे कि दहेज प्रथा। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा सती प्रथा के बारे में, कि सती कर दिया जाता था महिलाओं को। तो ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जिनको ज़बरदस्ती आज भी रिजिड होकर उसको ढोया जा रहा है, जिनमें से एक नाम आपको नाता प्रथा में दिखने को मिलेगा। तो हम लोग इसको तो समझेंगे ही। आप जैसे मैं आपको जैसे परंपरा की हम बात करें, तो जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। जैसे आप सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं, कहीं जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं। तो ये एक अच्छा, अगर आप साइंटिफिक वे में देखें तो भी एक अच्छा है, और अगर आप इसको परंपरा के तौर पर देखें तो भी ये काफ़ी अच्छी परंपरा है कि भाई बड़े हैं उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी है जिनको लोग आज भी ज़बरदस्ती ढो रहे हैं। तो होना क्या चाहिए कि कोई भी नियम या कोई भी प्रथा जब भी बनता है उसको समय के अनुसार बदलना चाहिए। जो उस समय में बना था, उस समय के अनुरूप हो सकता है उस समय सही होगा। कई सारी चीज़ें हैं जो उस समय भी गलत थी, लेकिन हो सकता है कि वो समय के हिसाब से उन लोगों को वो सही लगता था। लेकिन जैसे समय परिवर्तन हुआ, या जैसे जैसे हम शिक्षित होते गए, जैसे जैसे हमें ज्ञान होता गया, बोध होता गया, हम क्या किए, हम समझते गए और कुछ कुप्रथाओं को अलग करते गए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कुप्रथाओं को ख़त्म करने में भी कितनी समस्याएं आई। जैसे हमारे राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इवन उनके अपने घर, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने घर से ही करते हैं, उनके अपने घर से भी उनको बहिष्कार कर दिया गया। तो ऐसी कई दिक्कतें सामने आती है प्रथाओं पर जब कोई आवाज़ उठाता है, लेकिन इसे उठाने की ज़रूरत है। इवन आप अपने अपने ही अगर क्षेत्र में देख लें, या आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी प्रथा के नाम पर नहीं, या लेकिन नियम के नाम पर, एक परंपरा के नाम पर आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो जबरन महिलाओं से या किसी से ये करवाया जाता है। तो इसे रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि समय के अनुसार बदलना चाहिए लोगों को। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं नाता प्रथा, ठीक है। ये भी एक क्या है, कुप्रथा है। आप देखिए इतनी सारी कुप्रथाएं आपको देखने को, आपने अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह तो आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा। नरबली प्रथा आपने सुना है, या फिर आप बाल विवाह प्रथा, अभी भी होता है, छुपके हो या जैसे भी हो, लेकिन अभी भी इसका रूप कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ प्रथाएं तो आप ऐसे सुनेंगे कि एक समय ऐसा होता था कि जब बारिश नहीं होती थी, अभी अगर बारिश नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट उसको जान रहे हैं कि आखिर क्या कारण है बारिश नहीं होने का। फिर वो एल नीनो, ला नीनो जैसे टर्म को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एल नीनो का इफेक्ट पड़ा है, क्या ला नीनो का इम्पैक्ट है यहाँ पर मॉनसून पर। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब बारिश नहीं होती थी तो बच्चियों की बलि दी जाती थी। आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी कुप्रथा है, कि उनको लगता था कि ईश्वर नाराज है और उनको आप क्या करो, बलि दो। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ईश्वर को जब हम इतने छोटे पायदान पर लाकर खड़ा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ईश्वर पर भी प्रश्न कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी इतने संकुचित सोच का नहीं हो सकता। जो इतना बड़ा सृष्टि का रचयिता है वो कभी भी इतना संकुचित नहीं हो सकता कि किसी की जान लेकर, किसी की बलि लेकर वो आपकी मनोकामना को पूरी करे। तो हमने समय के साथ अपने आप को समझा और उन चीज़ों को ख़त्म किया। तो चलिए आज बात करते हैं नाता प्रथा। हमारे समाज में किसी भी धर्म की बात करें, जब शादी होती है, मैरिज होती है, तो क्या होता है, एक अलग अलग हर धर्म में नियम है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अलग नियम है, इस्लाम धर्म में अलग है, ईसाई में अलग है। तो अलग अलग धर्म में एक नियम अनुसार क्या होता है, विवाह होता है। इसके अलावा आप चाहे तो कोर्ट में जाकर एक वैधानिक रूप से आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं विवाह करने के। लेकिन ये जो नाता प्रथा देख रहे हैं, इसमें होता क्या है कि ये आप कह सकते हैं कि ये लड़कियों के लिए, हमारे समाज में महिलाओं के लिए ये प्रथा एक श्राप है। क्यों श्राप है, समझिएगा। यहाँ होता क्या है कि लड़कियों को, महिलाओं को, इवन
अगर वो कुंवारी है या फिर उनकी शादी हो चुकी है तो भी होता क्या है, उनको बेचा जाता है पैसों के नाम पर। मतलब अगर कोई लड़की या महिला जो शादीशुदा भी है, उनको अगर लग रहा है कि इसको बेचना है, अब किसी और के हवाले करना है, किसी और मर्द को बेचना है, तो उसका कुछ दाम रखा जाता है, जो भी अमाउंट रखा जाता है, और जो जिसको बेचा जा रहा है वो सामने वाला उसे उस अमाउंट देकर खरीदता है। इवन आपको आश्चर्य की बात ये लगी कि इस प्रथा को छुप कर नहीं किया जाता, इस प्रथा को समाज के लोगों के बीच में किया जाता है। जब ये चीज़ हो रहा होता तो समाज के अच्छे प्रतिष्ठित लोग वहाँ होते हैं बैठे हुए, और उनके बीच में ये रकम तय की जाती है कि इस लड़की को इतने, जो भी लाख हो, जो भी अमाउंट तय किया जाता है, इस अमाउंट में उसको बेचा जाएगा। यहाँ तक कि घर के पिता, घर के भाई, ये लोग बेचते ही। उसके अलावा मैंने बोला शादीशुदा महिला, जैसे अगर कोई शादीशुदा महिला है और उसके हस्बैंड को या फिर उनके इन लॉज के घर में भी अगर कोई उसको ऑफर कर रहा है कि तुम्हारी वाइफ जो है ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 लाख या 5 लाख या जो भी वो अमाउंट बोलता है, मैं तुम्हें ये अमाउंट दूंगा, तो उसका हस्बैंड उस अपनी बीवी को वहाँ पर बेच देता है विदाउट एनी उस लड़की के कंसेंट के। तो वहाँ पर लड़की का कंसेंट नहीं मायने रखता है, और ना ही किसी तरह का यहाँ पर कोई एक कहते हैं कि अगर ठीक है, आप अगर विवाहित है, अगर आप दूसरे विवाह में जाना चाहते हैं तो आपको पहले डिवोर्स लेना होता है लीगली, उसके बाद ही आप दूसरे रिलेशन में दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस एक स्टैम्प पेपर होता है और उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें करा ली जाती है। इवन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती भी किया जाता है कि उनको किसी के साथ भी कभी भी भेज दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और नाता प्रथा जो है ये मेनली आपको मुख्यतः ये भील ट्राइब में पाई जाती है। भील ट्राइब जो है ये आपका, मैं आपको बता दूं कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट ट्राइब है। ट्राइब की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नाता प्रथा जो है ये मुख्यतः कहाँ पर देखा जाता है, तो भील ट्राइब में याद रखेंगे। बस एक आपको एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ बता दिया कि ये साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है भील ट्राइब। तो यहाँ पर ये देखा जाता है। तो यहाँ पर ये मामला हुआ। तो अब आपको लगेगा कि अब हम इस प्रथा की क्यों बात कर रहे हैं, तो ये प्रथा अभी करंट अफेयर का मुद्दा बना हुआ है। और क्यों करंट अफेयर का मुद्दा बना है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का यहाँ पर एक संज्ञान आया है। क्या आया है उसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे नाता प्रथा। तो मैंने आपको बताया कि लड़कियों को कुछ अमाउंट देकर खरीदा जाता है, या उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनको कुछ अमाउंट्स के बदले अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को क्या करते, बेचते हैं। इवन मैंने आपको बताया कि जो लड़की का हस्बैंड है वो भी उसको क्या करता है, बेच सकता है वहाँ पर। और इवन और सबसे आश्चर्य की बात कि समाज के 10 प्रतिष्ठित लोगों के बीच ये प्रथा को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एक बात समझिएगा, ये आखिर ये मुद्दा में क्यों आया, अभी हाईलाइट क्यों हुआ यूँ कि मैं आपको एक बता दूं। चलिए पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो नाता प्रथा है ये किस जगह पर, किन राज्यों में ये पाया जाता है, ये प्रथा का वहाँ पर चलन है। तो मुख्यतः ये आपका राजस्थान, ठीक है। ये मेनली ये राजस्थान में ये प्रथा है, नाता प्रथा। और इसके अलावा भी कुछ और जगह पर भी इसके असर को देखा जाता है या इस प्रथा को देखा जाता है, जैसे आपका MP, UP, गुजरात, ठीक है। तो इन जगहों पर क्या है, नाता प्रथा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब समझिएगा हुआ क्या था कि एक FIR दर्ज कराया गया, एक शिकायत दर्ज कराया। कौन कराता है, तो राजस्थान में ही एक पिता ने अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मतलब वो गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, ठीक है, कि इन्होंने कहा कि मेरी बेटी कुछ समय से गायब है, नहीं मिल रही है, ये यहाँ पर रिपोर्ट आया, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ पर ये काम कराया तो उसके बाद जब इसकी जांच की गई, जब उनको खोजा गया, इनकी बेटी को खोजा गया, तो यहाँ पर पता क्या चलता है कि जो पिता यहाँ पर अभी रिपोर्ट कराने आया है, इसी पिता ने अपनी बेटी को क्या किया, बेच दिया किसी और को, ठीक है।
किसी और को बेच दिया, कितने में? 2.5 लाख। ये रकम तय की गई थी लड़कियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तय हुआ कि इन्होंने, मान लीजिए कोई भी है, किसी एक्स को बोला कि 2.5 लाख रुपए में ये बेचा जाएगा, ठीक है। फिर वही समाज में सारे लोग आए और यहाँ पर ये डील हुआ, ठीक है। फिर जब ये डील हुई तो उस लड़की को बेचने की जब बात आई तो उस लड़की को दिया गया, और वहीं पर इंस्टेंट, जैसा आप कहते हैं कि आप कुछ अमाउंट पहले देते हैं, तो वहाँ पर इसने 60,000 रुपये दिया लड़की के पिता को। लड़की के पिता को ये 60,000 देते हैं और ये कहा गया कि कुछ समय बाद, इन्होंने कुछ समय मांगा और कुछ समय बाद मैं जो बचे हुए रकम है उसको मैं आपको बाद में दे दूंगा। फिर लड़की को वहाँ पर उस एक्स जो भी वो पुरुष थे उनके हवाले ये कर दिया जाता, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी लड़की का कंसेंट मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब समझिएगा, इन्होंने दिया। अब जो समय एक्स पर्सन ने बोला था कि मैं इस समय के बाद आपको मैं पैसे दे दूंगा, उसमें डिले हो गया, वो पर्सन उस पैसे को देने में सक्षम नहीं हो पाए। मतलब जितने पैसे में बात हुई थी वो 60,000 उन्होंने दिया, बाकी के वो रकम नहीं दे पाए। तो हुआ क्या, जब वो रकम ये एक्स पर्सन नहीं दे पाया तो इसके पिता इसके घर जाकर अपनी बेटी को वापस लेकर आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटी को वापस लेकर आए। अब अगर ये डील, जब तो ये डील ही हो रहा तो पिता को लगा कि ये डील तो घाटे का हो गया, कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को फिर से किसी और को बेचने की बात की। वहाँ पर ये डील फाइनल हुआ कि चलो तुमको मैं बेचूंगा अपनी बेटी को। इस बेटी को लाकर दूसरे को बेच रहे थे। फिर यहाँ पर इनकी बेटी ने इसका विरोध किया, इस चीज़ का, और वो इसका विरोध करने के क्रम में जब इन्होंने विरोध किया तो इनके साथ, इनकी बेटी के साथ काफ़ी मारपीट हुई, काफ़ी हिंसा हुई। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी बेटी ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर ली। उसके बाद ही ये मामला काफ़ी तुल पकड़ा और काफ़ी हाईलाइटेड हुआ कि आखिर ये प्रथा के बारे में लोग यहाँ पर जान रहे। तो ये था मूलतः ये प्रथा। तो यहाँ पर जब ये घटना हुई, जब आगे ये सारा कुछ निकल कर आया कि ये ऐसी ऐसी घटना हुई थी, ये बात थी, तो उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का यहाँ पर इसने संज्ञान लिया और इन्होंने ये जो आप 4 राज्य के नाम देख रहे हैं, राजस्थान, MP, UP एंड गुजरात, इन लोगों से रिपोर्ट मांगा है इस नाता प्रथा को लेकर। और साथ ही साथ इसने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स ठीक है, NHRC ने यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या किससे रिपोर्ट मांगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, UP, गुजरात और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स से कहा कि आप सब इससे रिलेटेड रिपोर्ट मुझे सौंपें, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी होगा वो किया जाएगा। तो यहाँ पर ये था आपका ये नाता प्रथा से रिलेटेड बातें। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक आयोग की बात की जा रही है। तो क्या आप जानते हैं कि ये आयोग किस तरह का आयोग है, क्या ये संवैधानिक है या वैधानिक है, क्या है नहीं है, या इस आयोग का काम क्या होता है। तो इस आयोग के बारे में आपको समझने के लिए हम इस वीडियो में एक लिंक डाल दिया जाएगा जिसमें आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या उनका काम होता है, कितने उनका टेन्योर क्या होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये लिंक में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक पर जाकर आप पूरी वीडियो को यहाँ पर NHRC को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का नाता प्रथा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।